हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षराट और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जिस पर मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कोई रियल इंसिडेंट हुआ है तो दी गई जीमेल आईडी पर आप अपना वो रियल इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है ये है तरुण की, जो यूपी में रहता है और उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है विशाल। उसकी जो फैमिली, उसका प्रोफेशन जो है वो जमींदारी का है। वो लोगों को ज़मीन वगैरह देते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। वो एक हवेली में रहते हैं और पूरे गांव में एक ऐसी फैमिली होती है जिसका रुतबा बहुत ज़्यादा होता है। उनकी बातें गांव में हर कोई सुनता है और वो बहुत ज़्यादा रिच भी थे और लोगों की हेल्प भी करा करते थे। तो पूरे गांव में उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी। किसी को भी कोई काम हुआ करता था तो वो उन्हीं के घर पे सबसे पहले पूछते थे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो सबसे पहले इन्हीं के घर पे आया करता था। इनके जो दादाजी थे वो पूरे गाँव में फेमस थे, जिसकी वजह से गांव वाले तरुण और विशाल से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह उनके दादाजी को कोई काम था तो वो खेतों में जा रहे होते हैं। तो विशाल और तरुण भी बोलते हैं कि दादाजी हम भी आपके साथ चलें। तो वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, अभी बड़े लोगों का काम है कुछ, मैं वो करके आता हूँ, तो आप यहीं पे रुको। और दादाजी अपने कुछ नौकर वगैरह थे उनके साथ वहाँ पे चले जाते हैं। तरुण और विशाल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो दादाजी हमें अपने साथ नहीं ले गए, पर थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे चले जाएंगे। तरुण और विशाल पूरा दिन खेलते हैं। फिर शाम के टाइम क्या होता है, 4 बजे करीबन ये सोचते हैं कि हमें दादाजी के पास चलना चाहिए, उन्हें सरप्राइज देंगे। 4 बजे करीबन ये अपने घर से खेतों के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो वहाँ का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का था, पर इन्हें चलते चलते 15-20 मिनट हो गए। पर आसपास ऐसा होता है ना कि नज़र आ जाता है कि हाँ यही वो रास्ता है, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ये सोच रहे थे कि हम किसी गलत रास्ते पे आ गए हैं। आसपास पूरा जंगल टाइप का शुरू होने वाला था, पर वो रास्ता कहीं नहीं आ रहा था और ना ही ना कोई गांव वाला कोई नजर आ रहा था। थोड़ा टाइम चलते चलते इन्हें एक शमशान घाट नजर आता है। तो ये देखते हैं उसके बगल में एक शॉप है, उसमें एक दुकानदार बैठा हुआ है। तो ये सोचते हैं कि हम चलते हैं, इससे पूछते हैं, ये कहीं ना कहीं तो बता देंगे। गाँव में तो ऐसे ही होता ही है कि हर कोई तुम्हें रास्ता वगैरह बता देता है। सबको पता होता है कि हाँ ये वही होंगे, और जगह वगैरह एक दूसरे के बारे में सबको पता होता है। तो ये उनके पास जाते हैं और ये देखते हैं कि वो जो शॉप है वो मीट शॉप है। तो ये भी दोनों हैरान हो जाते हैं कि शमशान घाट के बगल में ये मीट शॉप किसने खोल रखी है। तो ये दोनों उन्हें एड्रेस बताते हैं और बोलते हैं कि आप हमें बता दो कि किस रास्ते पे जाना है। तो वो दुकानदार उनसे बोलता है कि बेटा अभी मेरा काम खत्म हो ही गया है, अभी मैं उधर की साइड जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल लेना। तो बोलते ठीक है। तो अपनी शॉप वगैरह बंद करता है और उन दोनों का हाथ पकड़ता है और वो एक रास्ते पे चलने लग जाता है। दोनों के माइंड में एक चीज़ तो चल रही थी कि ना कोई भी उन्हें अगर गांव का मिलता है तो वो हमेशा ऐसे उनसे बात करता था कि ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके उनसे बात करते थे। पर ये जो है ये अलग तरीके से थोड़ा बात कर रहे थे, इन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। तो उन्हें लगता है कि ये कोई नया इंसान है जिसने यहाँ पे अपनी शॉप खोली है। वो इन दोनों का हाथ पकड़ता है और इन दोनों के साथ चलने लग जाता है। इन्हें 2-3 मिनट चलते हुए हो गई थी और ये देखते हैं कि ना ये वापस उसी रास्ते पे आ गए हैं और वो जो है वो उन्हें शमशान घाट के अंदर ले जा रहा था। तो तरुण और विशाल उनसे पूछते हैं कि ना आप हमें अंदर कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि इसे क्रॉस करके ही वो रास्ता है, इसी के अंदर से जाना पड़ेगा। उनके माइंड में ये तो था कि हर कोई इनसे ये बोलता था कि शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे सही चीज़ें नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो वो दोनों उससे हाथ छुड़वाने लग जाते हैं, पर वो हाथ मतलब टाइट से पकड़ रखा होता है कि वो बहुत देर तक छुड़वाते रहते हैं। उसके बाद एकदम झटके से छुड़वाते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। दोनों भागते भागते शमशान घाट के बाहर आए और वहां से उसी रास्ते को दोबारा पकड़ लिया। करीबन 15 मिनट तक वो लगातार दौड़ते रहे और उसके बाद उन्हें वो गांव वाले लोग देखने लग गए, जो उन्हें देखते ही बोलने लगे कि ठाकुर साहब कहाँ जा रहे हो भागते हुए। तो वो बोलते हैं कि कहीं नहीं, अपने घर पे ही जा रहे थे। तो वो बोलते हैं कि ना चलो हमारे साथ चल दो। उन लोगों को वो पहले से भी जानते थे तो इसलिए उनके साथ चल देते हैं दोबारा। ये हवेली में अपनी पहुंचते हैं और फिर वहां पे जाके उनके दादाजी आ गए होते हैं तब तक वहाँ पे। तो दादाजी पूछते हैं कि बेटा कहाँ गए थे। दोनों में से कोई उन्हें बताता नहीं है। वो बोलते कहीं नहीं, यहीं पे खेल ही रहे थे। तो वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और वो फील करते हैं कि उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी अजीब हो गई है। उन्हें धीरे धीरे फीवर आने लग गया था। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह खाई और वो सो गए दोनों। सुबह के टाइम उठते हैं तब भी उनकी ऐसी ही हालत हो रखी थी कि बुखार वगैरह यही सब चल रहा है। अगले दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर दवाइयाँ वगैरह देता है। ऐसे ही करते 2-3 दिन में वो ठीक नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ना हो सकता है ना वायरल हो गया हो, तो इस वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई हो, मैं 1-2 दवाइयाँ और दे जाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो दवाइयाँ दे जाते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने बीत जाते हैं इनके। तो 2-3 महीने बाद क्या होता है कि जो तरुण है वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो जैसे पहले खेल कूद में ज़्यादा रहता था और विशाल के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था, पर अब उसने क्या कर दिया है कि ना वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हो गया है कि एक जगह अपने कमरे में रहेगा ज़्यादातर, बाहर ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये सब हरकतें उसने चालू कर दी थी। एक और चीज़ नोटिस करने वाली थी इन दिनों में कि वो शाम को 4 बजे निकलता था घर से और शाम को 7-8 बजे घर पे वापस आता था। जैसे 2-3 घंटे गायब रहता था। जो विशाल है वो उससे पूछता है कि ना तू कहाँ पे जाता है, मुझे भी ले जाया कर साथ में, कि मैं भी चल दिया करूँगा तेरे साथ खेलने के लिए। तो वो उसे मना कर देता है। तो उसे लगता है हो सकता है ये किसी लड़की वगैरह के पास जाता होगा, मेरे को बताना नहीं चाहता, पर्सनल स्पेस चाहिए, तो वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं उससे। ऐसे ही थोड़ा टाइम और भी जाता है। एक दिन तरुण बाहर ऐसे गया हुआ था और तरुण की मम्मी उसके कमरे के बाहर से जा ही रही थी। तो वो नोटिस करते हैं उसके कमरे से ना बहुत ज़्यादा गंदी सी बदबू आ रखी होती है। वो घर में बताते हैं कि इसके कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, शायद चूहा वगैरह कोई मर गया है या क्या हो गया कुछ पता नहीं।
तो वो जब उसका रूम खोलते हैं वो बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो देखते हैं कि आ कहाँ से रही है। वो बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा चिकन था जो मतलब सड़ गया था। ये देखकर वो सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए क्योंकि उनके घर में सब प्योर वेजिटेरियन थे, कोई भी चिकन वगैरह नहीं खाता था। यहाँ तक कि तरुण भी ऐसे ही था, तरुण भी वेजिटेरियन था, वो भी ये सब नहीं खाता था। थोड़ी देर बाद तरुण घर पे आता है तो दादाजी उससे पूछते हैं कि ये क्या है बेटा, तुम्हारे कमरे में से क्या मिला है। तो वो बताता है कि ना एक बार मेरे खाने का मन हुआ था तो मैंने लेके आया था पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने बेड के नीचे रख दिया था। तो वो बोलता है कि और ये तुम बाहर इतने इस टाइम पे कहाँ जाते हो, इतना घूमने लग गए हो। तो वो बोलता है कहीं नहीं, ऐसे ही खेलने गया था। तो उसके दादाजी बोलते हैं अगर तुम्हें खाने का मन है तो मुझसे बोलो पर ऐसे छुपा के मत खाओ। तो बोलता है ठीक है, और वो कमरे में चला जाता है चुपचाप। जो विशाल है उसे तरुण का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गया था। तो वो जाता है थोड़ी देर बाद दादाजी के पास और वो सारी बात बताता है कि कैसे वो वहाँ पे गए थे और वहाँ पे एक शॉपकीपर था जो उन्हें शमशान घाट में ले गया था। तो दादाजी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम आराम करो। दादाजी ने ये जब बात सुनी तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नौकर थे उनके पास, उनको भेजा कि वहाँ पे जो शॉपकीपर है उसे यहाँ पे लेके आओ। वो चले जाते हैं। 2-3 घंटे बाद वो वापस आते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पे तो कोई शॉप ही नहीं है। ये सुन के दादाजी को थोड़ा अजीब लगता है। तो वो तरुण को दोबारा बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज से तुम चिकन नहीं खाओगे। तो जो तरुण है ना उसके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं और वो बोलता है कि ना अभी तो आपने बोला था कि मैं खा सकता हूँ, अब आप मना कर रहे हो। तो दादाजी बोलते हैं कि बड़ों की बात माननी चाहिए और मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसका मतलब तुम नहीं खाओगे। तो वो बोलते हैं कि अब तुम अपने कमरे में नहीं सोओगे, दूसरे कमरे में सोओगे। तो तरुण बोलता है ऐसा क्यों। उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए उसके दादाजी को समझ आ गया था कि कुछ तो अजीब है जो उसके अंदर है। तो दादाजी क्या करते हैं, कुछ नौकरों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसे कमरे में अंदर कर दो और बाहर से कुंडी लगा दो। तो वो उस कमरे में उन्हें बंद कर देते हैं। दादाजी ये पंडित जी को फ़ोन करते हैं जो उनके जानने में ही थे, उनसे बोलते हैं कि थोड़ा काम है, जल्दी आ जाइए। पंडित जी उनके घर पे आते हैं। वो आगे ही दादाजी के पास जाते हैं और दादाजी उन्हें तरुण के रूम में लेके जाते हैं। तो जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो अंदर जाते हैं और तरुण को देखते हैं और वापस उस कमरे से बाहर आकर वो कुंडी लगा देते हैं और वो दादाजी को बोलते हैं मैं कल दोबारा आऊँगा अपने शिष्यों के साथ। और वो गेट पे कुछ लिख के जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस गेट को दोबारा मत खोलना जब तक मैं ना आऊँ कल। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो गेट पे कुछ तो लिख के गए थे। उसके बाद से जो तरुण है वो पूरे गेट पे ठक 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 पूरी रात ही आवाज़ उसके गेट से आ रही थी, जैसे वो आज दरवाज़ा तोड़ ही देगा। सब जगे हुए थे, सब ये देख रहे थे कि कब वो गेट खुलेगा और वो हम पे आके अटैक कर देगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन पंडित जी दोबारा आते हैं और वो हवन वगैरह का भी सामान लेके आए थे अपने 2 शिष्यों के साथ और वो हवन वगैरह चालू करते हैं। तरुण को उसमें बैठाते हैं। वो तरुण बैठता, वो धीरे धीरे अग्रेसिव होते जा रहा था। तभी उससे पूछते हैं कि ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो। पंडित जी ने पूरी फैमिली को उनकी बाहर भेज दिया था, बस तरुण और दादाजी अंदर थे क्योंकि उन्हें पता था कि एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए जो ये सब देखे कि ये सब हुआ था। वो तरुण के मुंह पे थोड़े पानी की छींटे मारते हैं और बोलते हैं कि बता कौन है तू। वो बहुत देर तक कुछ नहीं बताता। पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। तभी वो अचानक से मतलब चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन चाहिए, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है, इसके शरीर में क्यों आ रखा है। तो वो पंडित जी को बताता है कि मेरी जो बॉडी है वो शमशान घाट के ही पास कहीं पे दफन है और जलाया नहीं गया था। मतलब जो एंड में जो भी पूजा पाठ वगैरह होती है वो सब कुछ भी नहीं किया गया था, उसको दफन कर रखा था, तो इसीलिए उसे मुक्ति नहीं मिली थी। तो वो बोलता है जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनने के बाद पंडित जी दादाजी से बोलते हैं कि हमें उसी जगह जाना पड़ेगा। तो दादाजी कुछ नौकरों के साथ वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे मतलब गड्ढा वगैरह खुदवाते हैं। तो वहाँ पे ना कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। तो पंडित जी वगैरह वहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, उसको मुक्ति वगैरह दिलाते हैं। ये सब करने के बाद वो जब घर पे वापस आते हैं तो तरुण नॉर्मल हो गया था। तरुण के हाव भाव बिल्कुल चेंज हो गए थे और उसे पूछा कि बेटा क्या हो गया था। तो वो बताता है कि ना मतलब मेरा रिएक्शन कुछ अलग आ रहा था और मैं करना कुछ चाहता था कि मैं कब रो रहा हूँ कब हंस रहा हूँ, मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था। मेरा जो करने का मन नहीं था वो भी मैं कर रहा था, वो जो बोलना नहीं चाहता था वो बोल रहा था। तो ये सब उसके साथ होने लग गया था। वो थोड़ा कमज़ोर तो हो गया था पर उसने एकदम ही रिकवर होना चालू कर दिया था और 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो गया। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।